नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दिन भर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की चौथे संस्करण का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। साथ ही पीएम मोदी ने औद्योगिक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आज हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। मैं सभी निवेशकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास यहां यूपी में, लखनऊ में भी झलक रहा है। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पहली ग्राउंड है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बीते 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की दिशा में जो प्रयास किए हैं, उसकी परिणति यह है कि आज उत्तर प्रदेश में यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, यह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की दिशा में एक पाथ ब्रेकिंग सेरेमनी साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं आश्वस्त हूं, हमारा उत्तर प्रदेश आगे विकास के नए आयाम गढ़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर प्रदेश समेत पूरे देश को वैश्विक पटल पर निश्चित रूप से और आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
रॉबर्ट्सगंज के उरमोरा में सोमवार को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इसमें डीएम चंद्र विजय सिंह और सदर विधायक भूपेश चौबे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स एनटीपीसी के कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा एनर्जी के भी कई फील्ड के कंपनियों ने अपने जीबीसी के लिए फाइनल कर दिया है। सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि सोनभद्र जिला भौगोलिक दृष्टि और सामूहिक रूप से संपन्न जिला रहा है। इस जिले के ग्रामीण इलाकों में गरीबी की वजह से नक्सलवाद था, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र दूसरा जिला है जहां सर्वाधिक इन्वेस्टर हुआ है और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 37वां दिन है और यूपी में यात्रा का चौथा दिन है। राहुल गांधी ने आज प्रतापगढ़ से यात्रा शुरू की और अब अपने पुराने लोकसभा क्षेत्र अमेठी पहुंच चुके हैं, जहां पर राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, तो वहीं राहुल के रोड शो में एक नन्ही परी भी नजर आई। उधर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई दूसरी लिस्ट में कुल 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सपा ने मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिख से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एस.पी. सिंह पटेल और बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजल अंसारी, चंदौली से वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर आज ब्रेक लग गया। कमलनाथ एक मीडिया हाउस में कहा कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं। इससे पहले उन्होंने अपने बंगले में बैठक की, जिसमें मध्य प्रदेश के विधायक और पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली में कमलनाथ के बंगले पर कल से लगा हुआ जय श्री राम का झंडा आज दोपहर में हटा दिया गया, कुछ समय बाद फिर लगा दिया गया। उधर तेलंगाना बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। कल से 2 मार्च तक बीजेपी संकल्प यात्रा निकालेगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रथों को लॉन्च किया। संकल्प यात्रा में बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रथों को लॉन्च किया। यात्राओं में इस्तेमाल होने वाले रथों को लॉन्च किया गया। कल से राज्य के कई स्थानों पर यात्राएं शुरू हो रही हैं। जी किशन रेड्डी ने देवी भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजियाबाद में महापंचायत करने पहुंचे, जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एमएसपी की गारंटी के लिए अभी संघर्ष करना पड़ेगा। बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेना बड़ा मुश्किल है, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं बनेगी। सॉफ्टवेयर पर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे और उनकी मांगे हैं, उन मांगों को सरकार को भी समझना चाहिए। दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। देखो, आंदोलन तो परमानेंट चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं परमानेंट। वो दिखाई कम दे रहे हैं वो तो नहीं बता सकते, लेकिन आंदोलन चल रहे हैं हमारे, आंदोलन चल रहे हैं हमारे। चलो। लेकिन आपको कह रहे हैं कि आप नजर नहीं आ रहे हैं, आज यहाँ आए हैं, आगे क्या योजना है? देखो, हम नजर भी हैं, सड़कों पर भी है, अगर नहीं किसी को दिखाई दे रहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं। आंदोलन एक जगह नहीं होता। जिन लोगों ने दिल्ली की कॉल की है वो उनकी कॉल है, हम किसानों के साथ में हैं। उन कमेटी की भारत सरकार से बातचीत चल रही है, ठीक है, उनकी बातचीत चल रही है उनकी। आज महिला पंचायत का आयोजन किया गया है। महिला पंचायत पूरा संचालन महिलाएं करेंगी, मंच पे महिलाएं रहेंगी, मुख्य अतिथि रहेंगे और जो पुरुष हैं वो सामने बैठ कर देखेंगे। आज चलो। अभी तक ये कहा जा रहा है कि क्या आप भी गाजीपुर बॉर्डर आएंगे? जरूरत होगी तो आएंगे। हमने गाजीपुर बॉर्डर की, दिल्ली की हमारी कॉल नहीं है, हमारी 14 मार्च की है, तो 14 मार्च की हमारी कॉल है, एक दिन की है, बिना ट्रैक्टर के 14 मार्च की। जैसा इधर शंभू बॉर्डर और इस तरफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो गलत है। जो सरकार ने करा है, अत्याचार करा है, वो गलत है। पंचायत से क्या संदेश देने वाले हैं आप लोग? महापंचायत से क्या संदेश दिया जा रहा है? भीड़ है, इकट्ठी है, एक जगह होगी तो यही संदेश होता है सरकारों को कि भीड़ है। एक मुद्दे के लिए पब्लिक इकट्ठी होती है, तो पब्लिक का जिस मुद्दे पे इकट्ठी होती है तो वो एक संदेश होता है सरकारों को। अब खबर कोलकाता से, जहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के संदेश खाली दौरे पर राज्य मंत्री शशि पांजा का कहना है कि उन्हें जानने की जरूरत है कि राज्य सरकार ने गंभीर स्थिति को बेअसर करने के लिए कदम उठाए हैं। एनसीडब्ल्यू ने राज्यों का दौरा क्यों नहीं किया जहां डबल इंजन की सरकार है? हम मां शारदा की पूजा करते हैं और भाजपा ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उनका व्यंग्य चित्र बनाया है। एनसीडब्ल्यू ने इन घटनाओं की उपेक्षा क्यों की? कि सभानेत्री श्रीमती रेखा शर्मा पहुंची है कलकत्ता
संदेश खाली की ओर रवाना हो रही है। उनको भी जानना यह जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं। तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा, जिनके ऊपर आरोप था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी। तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी ये सारे कदम के अलावा भी अब जो है प्रशासन की ओर से जो आरोप हैं उस आरोप पे काम करने के लिए कहीं लैंड ग्रैबिंग वगैरह जो बात आ रही है, तो कैंप भी बैठ रहे हैं। बीडीओ भी उस अंचल में घूम रहा है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे कड़ी नजर रखी है और जिनको गिरफ्तार किया गया है उन पे जो केस धारा है वो सेक्शन भी लागू हो चुके हैं। ये सब हो चुका है। केवल हम लोग सब पूछना चाहते हैं कि महिला कमीशन की तरफ से रेखा शर्मा जी से कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में बीएसएफ की गाफिलती के वजह से और गैर जिम्मेदारी के वजह से 4 बच्चे मारे गए। तो उन 4 बच्चे के जो मां हैं उन माओं को भी याद रखिएगा, उनके आंसू को भी आपको पोंछना है। अर्थात आपको चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर जाना चाहिए। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से 6वां समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसमें सीएम केजरीवाल उपस्थित नहीं हुए। वहीं इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कानून संगत जवाब दे रहे हैं। ईडी ने अब कोर्ट में केस कर दिया है। कोई भी नया समन जारी करने से पहले ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के पहले। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा का 2 दिन का बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन था। हमें लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है और पार्टी को छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जिता कर देनी है। महाधिवेशन था 17 और 18 2 दिन का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का महाधिवेशन था, जिसमें पूरे देश से करीब 10,000 प्रतिनिधि भाग लिए और 2 दिन तक ये चला है। और इस महाधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ से भी सभी मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे पदाधिकारीगण सब गए थे। 200 के करीब या उससे ऊपर गए होंगे छत्तीसगढ़ से। और अब आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करना है और 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देना है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के मेहर कैफेटेरिया मोड़ पर भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण सोमवार को रामबन जिले के मेहर कैफेटेरिया मोड़ और बनिहाल क्षेत्र में चामलवास में भारी भूस्खलन हुआ है। इसके चलते श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। राजमार्ग सुबह यातायात के लिए खुला था, लेकिन भूस्खलन के बाद इसे बंद कर दिया गया। यातायात विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे श्रीनगर या जम्मू में नियंत्रण कक्ष से संपर्क किए बिना यात्रा न करें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।